नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां वाराणसी के सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के जो काम किए हैं वो दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है। वहीं इस बीच रविवार को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वर्णदेव महामंदिर का लोकार्पण किया है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने 24 लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूका। बता दें कि सबसे प्राचीन जीवंत नगरी के तौर पर मशहूर काशी के मूल मिजाज और संस्कृति को बरकरार रखते हुए पीएम मोदी काशी को आधुनिक सांस्कृतिक धर्मनगरी बनाने में कामयाब रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। वही लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को बड़ी सौगात दी है। करोड़ों की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में नजर आए हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का शंखनाद भी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे, जहां 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रोड शो का बीते दिनों उसमें शिरकत करते हुए नजर आए। इसके साथ ही तमिल समागम का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहीं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान आज 9 बड़े संकल्पों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। और इन 9 संकल्पों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को अपने साथ जोड़ते हुए नजर आए हैं। और काशी में इस वक्त नमो नमो सुनने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी और विशाल सौगात काशीवासियों को देते हुए नजर आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी काशी दौरे पर है, जहां उन्होंने करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। संजय राजन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद हैं। जिस तरीके से बीते दिनों उन्होंने करोड़ों की सौगातें दी, करोड़ों की परियोजनाओं का वो लोकार्पण शिलान्यास करते हुए नजर आए, आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो क्या कुछ जनता को सौंपते हुए नजर आए हैं संजय? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र से एक अलग तरह का लगाव रहा है। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ बतौर संसदीय चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी के रूप में वाराणसी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि काशी ने मुझे बुलाया है। यानी वो संबंध वो आज भी कायम रखे हुए हैं। और हमें लगता है कि 6 महीने या साल भर में अगर नरेंद्र मोदी जी के संसदीय दौरे की बात की जाए तो कोई ऐसा वक्त नहीं रहा हो जब वो अपने जनता से रास्ता कायम नहीं करना चाहते हो। करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया है। तो इस दौरे में विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं थी जो वाराणसी को उन्होंने सौगात के रूप में दी हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि मोदी के हर एक कार्यक्रम का एक सियासी मायने होता है, उसको तलाशने की आवश्यकता होती है। काशी तमिल संगमम का आयोजन जो यहाँ पर हुआ है, जाहिर सी बात है बीजेपी की खस्ता हाल है दक्षिण भारत की अगर सियासत की बात की जाए तो उसको साधने की कोशिश भी वाराणसी के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। चित्रकूट में 4,000 करोड़ के सबसे बड़े सोलर पावर स्टेशन का उन्होंने आज बुनियाद रखी है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की योजनाओं का वो लगातार सौगात देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे में, चाहे वो जहां भी जाते हो देश के हिस्से में, लोगों से सीधा राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लाभार्थियों से जिस तरह से उन्होंने संवाद किया है, उनसे जानने की कोशिश की है कि उनकी केंद्र सरकार की योजनाएं या प्रदेश सरकार की योजनाएं किस हद तक उन तक पहुंचती है। तो एक विश्लेषण का भी उनका कार्यक्रम होता है जो इस बार भी देखने को मिला है। यानी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता से संवाद करना चाहते हैं। और बार बार उनका ये संदेश भी होता है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को, कि वो जनता के बीच जाए और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं या बीजेपी शासित राज्यों की जो भी योजनाएं हैं उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं, उससे वो सीधा संवाद करे। और इसका एक बड़ा जादू देखने को मिलता है जिसको हम लोग सियासी गलियारे में मोदी मैजिक के नाम से जानते हैं। तो इसमें कहीं भी चूक नहीं होती है और प्रधानमंत्री की ये कोशिश होती है कि मोदी मैजिक को लगातार आगे बढ़ाया जाए। जी
बिल्कुल देखिए संजय, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित करते हुए नजर आए तो उन्होंने 9-5 प्रण एक बार फिर से जनता को दिलाए। इन प्रणों के जरिए किस तरीके से जनता को साधने की कोशिश रहती है प्रधानमंत्री मोदी की? एक बहुत अच्छा वाक्य कहा प्रधानमंत्री ने कि संकल्प यात्रा जो है वो मोदी की गारंटी की जो यात्रा है, अब वो काफी तेजी से आगे बढ़ गई है। अब हर मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनापन कायम करने के लिए जो मतदाता हैं उनसे उनके लिए परिवारी जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा अपने संकल्प यात्रा को और मोदी की गारंटी, ये 2-3 ऐसे शब्द हैं जो उनके हर कार्यक्रम में हर मंच पर देखने को मिल रहे हैं। जी। कुल मिलाकर के ये है कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा भी करने लगे हैं चुनावी मंच से कि उनका जो तीसरा कार्यकाल होगा, यानी वो तीसरे कार्यकाल का दावा कर रहे हैं कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होगी। यानी वो मान बैठे हैं कि अब विपक्षी दलों में कोई दमखम बचा नहीं है और तीसरी बार भी वो सत्ता पर, देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े ही चालाकी से वो अपना सियासी मकसद जो है वो साध लेते हैं। उनके हर दौरे में यही देखने को मिलता है और वाराणसी में भी यही देखने को मिला। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से दक्षिण भारत की जनता को साधने का प्रयास किया है, कितना कारगर है ये फॉर्मूला प्रधानमंत्री मोदी का संजय? देखिए बिल्कुल, तेलंगाना में भी बीजेपी की हार हुई। हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी कि संभवतः दक्षिण भारत के इस राज्य में उनको सफलता मिल जाए, लेकिन मोदी जी का जिस तरह से एक बोला जाता है ना कि चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, जिस तरह से वो वहां भी लोकसभा चुनाव या मिशन 2024 जो बीजेपी का है उसको साध सके, इसके लिए बड़ी चतुराई से वो काम करते हैं। उनके एक एक कार्यक्रम की जो रणनीति होती है वो अपने आप में चर्चा का विषय बनता है। काशी तमिल संगमम का ये दूसरा जो चैप्टर था उसका भी शुभारंभ किया, जिस तरह से तमिलनाडु और तमाम दक्षिण भारतीय लोग वहां पर पहुंचे थे, उनसे उन्होंने सीधा संवाद कायम करके देश को एक संदेश देने की कोशिश की कि बेशक दक्षिण भारत में उनके राज्य में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए तो उनको उतना ही वो हक देना चाहते हैं, उतना ही उनके साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं। काशी तमिल जो एक्सप्रेस था, ट्रेन था विशेष, उसको भी उन्होंने हरी झंडी दिखा करके यही संदेश देने की कोशिश की। एक एक गतिविधि जो प्रधानमंत्री की होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सियासी मायने छुपा होता है और संभवतः यही वजह है कि विपक्षी दलों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है मोदी जी के इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के उनके रणनीति के आगे। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आज दिल्ली में मुलाकात करने वाला है। माना जा रहा है कि इन दिनों नेताओं संग भविष्य की रणनीति पर भाजपा चर्चा करेगी और बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं और पार्टी मौजूदा समय में कोई भी नुकसान झेलने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। यही नहीं, आगामी दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। तो शिवराज और वसुंधरा राजे से आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में मुलाकात करते हुए नजर आएगा और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। इसी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी और अहम चर्चा होगी। तो 2024 की रणनीति को लेकर भी आज मंथन होगा और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही प्रदेशों के पूर्व सीएम से आज दिल्ली आलाकमान मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों को, दोनों ही पूर्व सीएम को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही, अगर हम मंत्रियों की बात करें तो अपने अपने प्रदेशों में इनकी स्थिति काफी मजबूत है। काफी लोकप्रिय चेहरा है शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। अब इनको 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, किस तरीके से इनके कहा जाए तो एक्सपीरियंस का फायदा उठाती है बीजेपी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और यही वजह है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज इन दोनों ही शीर्ष नेताओं से बड़ी और अहम मुलाकात करेगी।
तो क्या दोनों ही नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों ही प्रदेशों के दो बड़े नेताओं को आज इस बैठक में बुलाया गया है और तमाम दिग्गज नेता आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के नए चेहरों का ऐलान हुआ तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि बड़े लोकप्रिय चेहरे को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही प्रदेशों में एक नया चेहरा जनता को दिया। ऐसे में उम्मीदें थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों ही नेताओं को बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और यही वजह है कि शायद आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी। तो शिवराज वसुंधरा राजे से आज शीर्ष नेतृत्व मुलाकात करता हुआ नजर आएगा और ये अहम मुलाकात दिल्ली में होनी है। देश की राजधानी दिल्ली में आज कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या है, लोकसभा चुनाव का भविष्य क्या है, इस पर भी आज बड़ी चर्चा होगी और मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही प्रदेशों के पूर्व सीएम भी आज इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रवीण, मैं ना बुलेट पर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प है। शिवराज और वसुंधरा राजे से शीर्ष नेतृत्व मुलाकात करता हुआ नजर आएगा और 24 की रणनीति पर भी आज बड़ी और अहम चर्चा होनी है, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं को जब सीएम पद से हटाया गया या जब नए सीएम दिए गए तो लगातार अटकलें थी कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही नेता अपने अपने प्रदेश में एक मजबूत रसूख रखते हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय ये दोनों चेहरा है। अब इन दोनों ही चेहरों को बीजेपी कैसे इस्तेमाल करती है लोकसभा चुनाव में, आज इसी बड़े सवालों पर भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति तैयार करता हुआ नजर आएगा। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए आज दो बड़े नेताओं से शीर्ष नेतृत्व मुलाकात करेगा, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। किस तरीके से लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही नेताओं के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? दिवाकर, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के शीर्ष नेता साफ तौर से कहें कि जेपी नड्डा और जो बीजेपी के चालक माने जाते हैं अमित शाह, वो मुलाकात करेंगे। तो इसके दो मामले हैं। पहला तो जिस तरीके से चाहे राजस्थान हो और या फिर मध्य प्रदेश हो, वहाँ पे शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को दरकिनार करके दूसरे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं से उनको समझाने की कोशिश की गई थी। समझाने के बाद जो चीज उनसे कही गई थी, जो वादे उनसे किए गए थे, उनको पूरा करने का समय आ गया है। तो जाहिर बात है कि अब उसको लेकर आज मंथन होगा, बातचीत होगी, चर्चा होगी। दूसरा यह है कि इन दोनों नेताओं में से कोई ऐसी नाराजगी तो नहीं रहेगी, कोई ऐसी खटास इनके मन में तो नहीं रह गई है जिसका खामियाजा जो है वो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगते। उस बात को भी कहीं पे देखा जाएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं को कैसे पार्टी के पक्ष में लेके चला जाए, कैसे इनको इस तरीके से समझाया जाए या कोई ऐसा पद इनको दिया जाए जिससे कि पार्टी को नुकसान न हो और ये भीतरघात न करे, और कैसे इनके अनुभवों का फायदा जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में लिया जाए। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर कहीं से आज शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे से मुलाकात होगी और चर्चा होगी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व। दिवाकर, मोटे तौर पर माना जाए तो क्या इन दोनों ही नेताओं को आज बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले जब शिवराज सिंह चौहान का नाम किनारे किया गया था और मोहन यादव का नाम लाया जाना था, तब भी शिवराज सिंह चौहान से काफी लंबी चर्चा जो है वो वहाँ के प्रदर्शनों ने की थी और खुद शीर्ष नेतृत्व ने यानी कि मोदी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने की थी। लेकिन अब क्योंकि वक्त ये आ गया है कि इन दोनों से यानी कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दोनों से कहीं ऐसी बातें की जाए कि इनको ऐसे पद दिए जाए या इनको ऐसी कोई वादे इनसे किए जाए
जिससे कि इनके मन के में अगर कोई खटास रह गई वो दूर हो जाए और कहीं ना कहीं इनका फायदा जो है वो 2014 के लोकसभा चुनाव में माफ कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव उठाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी। देखिए दिवाकर, आज ही ये बैठक होनी है और दिल्ली में दोनों ही नेताओं को बुला लिया गया है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो कौन कौन सा बड़ा नेता आज इस बैठक में मौजूद रह सकता है और बिल्कुल कब से ये देखिए, बैठक शुरू होगी दिवाकर? बिल्कुल देखिए, देर शाम ये बैठक जो है वो होनी बताई जा रही है और शीर्ष नेताओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने संसदीय क्षेत्र में है तो वो यहाँ से पहुंचेंगे तो हो सकता है तो उनसे भी आज देर शाम या कल सुबह मुलाकात दोनों नेताओं की हो। लेकिन इतना तय है कि जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो बीजेपी के चाणक्य हैं, अमित शाह, वो इनसे मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो भी कहीं कहीं वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो पूरा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है वो हो पाता है कि नहीं, आखिरकार क्या कुछ चर्चा होगी और इन दोनों नेताओं को कैसे जो है समायोजित करेगी बीजेपी और कहाँ पे समायोजित करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी को लेकर बिल्कुल दिवाकर, लेकिन देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने दो नए चेहरों को जनता के सामने प्रेजेंट किया तो उन दोनों ही नामों ने सबको हैरान कर दिया। क्या लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे कि बीजेपी एक बार फिर से सबको हैरान और परेशान कर सकती है? क्या लगता है दिवाकर? अब बिल्कुल देखिए, ये दोनों कोई छोटे मोटे नेता नहीं, कद्दावर नेता है। वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे का कहीं न कहीं पूरे राजस्थान में पकड़, ये कहा जा रहा है कि 26 से 27 विधायक जो अभी भी बीजेपी के हैं, जीत के आए हैं, वो कहीं कहीं वसुंधरा राजे के पक्ष में है। दूसरा, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की भी पकड़ जो है वो मध्य प्रदेश में काफी अच्छी मानी जाती है। महिलाओं में खासकर जो है वो कहीं न कहीं पकड़। तो ऐसे में अगर ये दोनों लोग बीजेपी से जिगरघात करते तो नुकसान होगा। तो जाहिर बात है कि चौंकाने वाला एक आप देखेगा फैसला जरूर होगा कि दोनों को एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव में जो कि किसी ने नहीं सोची होगी। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिशन 2024 को लेकर एनडीए के सहयोगी दल अब यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मनचाही सीट पाने की कोशिश में बीजेपी के सहयोगी दल लग गए हैं और बीजेपी के सभी सहयोगी दल अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुट गए हैं। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में मंडल सम्मेलन की शुरुआत हुई है, जिसके तहत कानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़, अयोध्या, रामपुर में कार्यक्रम हुए हैं। वहीं संजय निषाद ने मछुआ आरक्षण को लेकर यात्रा शुरू की। 13 जनवरी को रामाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली भी होने वाली है। वहीं अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओपी राजभर भी शोषित वंचित रैली की शुरुआत कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन भी करने की तैयारी में ओपी राजभर जुटे हुए हैं। तो मिशन 24 को लेकर अब एनडीए में भी खींचतान शुरू हो गई है। अब एनडीए किस तरीके से फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो यहां एनडीए के सभी सहयोगी दल सक्रिय हो चुके हैं, जनता के बीच पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए एक तरफ इंडिया गठबंधन में तो खींचतान चल ही रही है, वहीं अब एनडीए में भी अगर लगातार हम गौर करें तो सीटों की ज्यादा दावेदारी पेश करने के लिए क्या अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर सम्मेलनों के जरिए ज्यादा सीट की मांग करने वाले हैं क्या? बिल्कुल मुस्कान, रस्साकसी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जाति वर्गीकरण जो व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मछुआ आरक्षण की बात करके संजय निषाद अपनी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। ओपी राजभर समय समय पर तमाम तरह के कार्यक्रम के माध्यम से पहले भी इस तरह के आयोजन करते रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि संजय निषाद भी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ पर रैली की थी। उन्होंने समय समय पे रैली के माध्यम से यहाँ पर एक कार्यकर्ता को उत्साह तो दिखाते हैं, साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। और सबकी यहाँ पर एक ही जो व्यवस्था है कि यहाँ पर किस तरह से हमको आने वाले समय में बीजेपी से ज्यादा सीटें लेनी है। क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, सभी दल यहाँ पूर्वांचल से जुड़े हुए दल है और यहाँ पर सभी दल पूर्वांचल में जो सीटें हैं उसको लेकर तो लगातार तैयारी करते नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें तो उनका प्रयास भी यही है कि कानपुर, अम्बेडकर, बहराइच, बस्ती और गोंडा में वहां पर सीटें जो मांगने का प्रयास करे। तो भाई ओपी राजभर भी यहाँ पर अपनी शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं ज्यादा सीटें उनको मिले और ज्यादा भागीदारी उनकी यहाँ पर एनडीए में हो।
बिल्कुल गौरव, ठीक कहा आपने कि अपनी भागीदारी को लगातार बढ़ाते हुए सभी एनडीए के सहयोगी दल नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास काट क्या है इसकी, क्योंकि यूपी में तो बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य पर निकली है। ऐसे में अगर सीटों के बीच खींचतान होता है तो बीजेपी कैसे बैलेंस करेगी? मुस्कान, यहाँ बीजेपी केवल जाति व्यवस्था देखेगी, जहाँ पर ओबीसी ज्यादा, जहाँ पर एससी एसटी ज्यादा है, वहाँ पर कौन सी पार्टी सक्रिय है, उसको यहाँ पर एक जो फलसफा है वो निकालना पड़ेगा, एक समीकरण निकालना पड़ेगा। उसके लिए बीजेपी लगातार तैयारी करती रहती है। बीजेपी के लिए ये बात नई नहीं है और बीजेपी आने वाला चुनाव भी चुनावी समीकरण पर खेलेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पार्टी जहाँ सक्रिय होगी उसको यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। हो सकता है कि बीजेपी का कैंडिडेट भी वो पार्टी अपने यहाँ पर शामिल करे या उनके कैंडिडेट को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करे, या फिर हो सकता है उसी पार्टी को यहाँ पर सीट देने की बात हो। पर निश्चित रूप से जो आने वाला चुनाव है या जो यहाँ पर जो 70% किया जा रहा है वो जाति भरपूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर भी अलग जातियों की बात करते हैं, संजय निषाद यहाँ पर निषाद समुदाय की बात करते हैं, तो अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी की बात लगातार करती चली आ रही है। अब यहाँ पर किसका रास्ता किसी का दौर जहां निकलेगा, किसको ज्यादा सीटें मिलेगी, वो आने वाला समय लेकिन बताएगा। गौरव, इसी बीच सबसे ज्यादा अगर खींचतान कहीं सीटों को लेकर देखने को मिल रही है तो वो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर है, क्योंकि दोनों ही पूर्वांचल के कद्दावर नेता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर रस्सा कसी दौर जारी रहेगा। हमने इससे पहले भी देखा है मुस्कान कि केवल और केवल यहाँ पर जाति जो वर्गीय की व्यवस्था है ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था किस तरह यहाँ पर जातियों को देखते हुए समीकरण बनाए गए थे। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो समीकरण होते हैं उनके हिसाब से प्रत्याशी तय होते हैं। तो प्रत्याशी यहाँ पर किस पार्टी का होगा, किसको जगह मिलेगी, यहाँ पर 70% जो है वो इसीलिए किया जा रहा है कि अपनी अपनी भूमिका यहाँ बताई जा रही है कि हम उस क्षेत्र में मजबूत है, हम उस लोकसभा सीट में मजबूत है, वहां का समीकरण हमारे पक्ष में है। तो इसलिए यहाँ पर दावेदारी चल रही है और दावेदारी आने वाले चुनाव समय में और भी मजबूत होती नजर आएगी। मुझका बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोस्ट वांटेड डबल डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है और दावा किया जा रहा है कि दाऊद को कराची में जहर दिया गया है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और अभी तक कोई भी अधिकारी का बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार अभी हैशटैग भी यही ट्रेंड कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है। अजय त्रिवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार एक खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जो कि आपने भी देखी होगी कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है। अभी इस खबर को आए हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय बीत चुका है। क्या इस पूरे मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है या फिर सोशल मीडिया तक ही ये मामला सीमित है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कल सबसे पहले पाकिस्तान में वायरल ये हुआ कि इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। इसीलिए एक बड़ी खबर निकल के आई कि मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम, जो कि जहर देने की बात आई। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि मोस्ट वांटेड अपराधी को जहर दिया गया कैसे, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आगा खान में मोस्ट वांटेड अपराधी किडनी का ऑपरेशन होता था उसका, इसलिए वो वहाँ इलाज भी करा रहा था। इसी बीच ये खबर निकल के आई कि उसको वहाँ पे जहर दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, अभी तक पाकिस्तान सरकार ने इस बात की ये पुष्टि नहीं की कि अपराधी की हालत कैसी है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अजय, लगातार हम ये देखते हैं कि दाऊद इब्राहिम की हत्या की खबर या मृत्यु की खबर रह करके 2-3 सालों बाद सुनने को मिल जाती है। ये आखिर इन सब खबरों की वजह क्या है कि दाऊद इब्राहिम को ही लेकर ऐसी अफवाहें क्यों हर बार सुनने को मिलती हैं? जी मुस्कान, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम, जो कि भारत पिछले काफी समय से सुर्खियों में रहा, वो खोजा जा रहा था। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट का भी ये आरोपी है। तो इसी बीच दाऊद को कभी कराची, कभी दुबई, कभी किसी शहर में ये खबर आती थी। लेकिन हाँ, क्या वजह रही है कि अभी ये क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान के कराची शहर में माना जा रहा है कि दाऊद को। और जो रही बात जहर देने की, उससे अभी भी पुष्टि नहीं की जा रही कि दाऊद की स्थिति अभी क्या। हाँ, ये जरूर है कि जब उसे एडमिट किया गया था तो उसकी हालत काफी नाजुक थी। जी बिल्कुल, देखिए अजय, खूंखार आतंकियों में से एक है दाऊद इब्राहिम, जिसको पाकिस्तान जगह देता हुआ नजर आया है। साफ तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान पनाहगार है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम के नाम पर क्या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, क्या ये माना जाए? जी, अभी कहना तो एक कठिन है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं ये बात आपकी सच है कि दाऊद इब्राहिम के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकने का ये सिलसिला पिछले काफी समय से जारी है। और इसमें एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि इस सरकार ने ये जरूर किया है कि
रॉयल इंटेलिजेंस ने पिछले दिनों विदेश में काफी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे कि दाऊद इब्राहिम की बात ही नहीं है, ये कनाडा हो या फिर बहुत सारे ऐसी जगहों पे कि इंडिया के जो भी मोस्ट वांटेड अपराधी उन्हें वहाँ पे ही किसी तरह से उन्हें ट्रैक करके उन्हें वहाँ खत्म करने की भी कोशिश की गई। कहीं न कहीं ये हो सकता है कि ये राजनीतिक चाल भी हो, जिसे कराची में उसे सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, लेकिन देखिए अजय, 2014 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई थी कि वो दाऊद इब्राहिम को भारत लाएंगे चुनाव जीतने के बाद। खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये जो बयान है, ये जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, उसको किसी ने जहर दे दिया है, इससे मतलब क्या निकाला जाए? इसके राजनीतिक मतलब ही है। अभी पाकिस्तान का ये मुखौटा सामने निकल के आ गया है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर वो लगातार वहाँ पे सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही कि दाऊद जिंदा है या मर गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक मुद्दा भी उठाया जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि दाऊद इब्राहिम कराची शहर में ही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।